तेल, ये वो चीज़ है जो हमारे मुल्क की मईशत को चलाने में एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इस पर टैक्स आवाम से वसूल किया जाता है। इसके जरिए मुल्क से लिए गए कर्जे भी अदा किए जाते हैं और मुल्क की दीगर चीज़ों का पहिया चलता है। पाकिस्तान में दीगर ममालिक से तेल खरीदा जाता है जो समंदरी रास्ते के जरिए शिपमेंट में आता है और पाकिस्तान में सरकारी और दीगर पेट्रोल कंपनी के तहत पेट्रोल पंप्स पे दस्तयाब होता है। लेकिन इस कारोबार और मईशत को तब नुकसान पहुंचता है जब इस तेल की स्मगलिंग गैर कानूनी तरीके से की जाती है और फिर इसे फरोख्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, स्मगल शुदा तेल मार्केट के मुकाबले में सस्ता होता है, तभी इसकी मांग ज्यादा होती है। सूबा बलूचिस्तान में यह मकरू धंधा काफी अरसे से जारी और सारी है। बलूचिस्तान में तेल ईरान से स्मगल करके पहाड़ी और दीगर रस्तों के जरिए लाया जाता है, जो छोटी छोटी गैर कानूनी मंडियों में बिकता है। फिर वहां से बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर सूबों में बेचा जाता है। इसकी स्मगलिंग के लिए मुख्तलिफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जम्बाद गाड़ी सरे फहरिस्त है, क्योंकि इसकी तेज रफ्तारी की वजह से सफर जल्दी तय किया जाता है। इसके अलावा अब दीगर गाड़ियां भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में शुरू हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल्स पर भी अंदरूनी रास्तों के जरिए ईरानी तेल स्मगल किया जाता है। मुसाफिर बसों में टैंकियां बनाकर इसे बलूचिस्तान से कराची स्मगल किया जाता है। जराये के मुताबिक ये बात सुनने में आई है कि कराची के कुछ पंप्स ईरानी तेल को आम तेल के साथ मिलाकर फरोख्त करते हैं, मगर इस स्मगलिंग के नतीजे में अब तक सैकड़ों लोग एक्सीडेंट के जरिए जद में आके अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि ईरानी तेल से भरी गाड़ी जब किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो वो जलकर मुकम्मल तबाह हो जाती है। आज से कुछ अरसे कबल मकरान डिवीजन के कमिश्नर तारिक जहरी अपने गनमैन और ड्राइवर के हमरा इस हादसे का शिकार हो चुके हैं और खालिक हकीकी से जा मिले। ईरानी तेल किस तरह पाकिस्तान में आता है और किस तरह बिकता है और कितने में मिलता है और इसकी फरोख्त अवाम में किस तरह की जाती है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। ये थी स्मगल शुदा ईरानी तेल की कहानी। ये मकरू धंधा काफी अरसे से बलूचिस्तान में इसी तरह जारी है। हमें इसके हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल हुई। हमने सोचा कि क्यों ना इस बार इस चीज के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। हमने रुख किया कराची से बलूचिस्तान का। हम कराची से बलूचिस्तान के शहर कोयटा सफर तय कर रहे थे, तभी हमें रास्ते में ईरानी डीजल से भरी गाड़ियां मिली जो एक तरह से चलते फिरते बम की मानिंद हैं। हमें जगह जगह वो गैर कानूनी पंप्स भी मिले जो ईरानी तेल फरोख्त कर रहे थे। रास्ते भर में हमें ईरानी तेल से भरी गाड़ियां और गैर कानूनी पंप्स मिलते रहे, जिनकी हम खुफिया वीडियो बनाते रहे। कोयटा पहुंचने के बाद हमने राब्ता किया सूबाई वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया-उल्लाह लांगो से और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वीडियो देखते ही वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया-उल्लाह लांगो साहब ने इस मकरू धंधे के खिलाफ क्रैकडाउन करने के अहकाम जारी किए। मेन रोड पर, मेन शाहराह पर ये स्मगलिंग की गाड़ियाँ जो स्मगलिंग करती हैं पेट्रोल वगैरह, ये आ जा रही है। ज़रा मेन शाहराहों को कम से कम इनसे महफूज रखें आप लोग। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया-उल्लाह लांगो साहब से मुलाकात के बाद हमने रुख किया कोयटा से कल्लात का। तो वहाँ हमारी मुलाकात वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से हुई और एक टीम तश्कील दी गई, जिसके बाद हमने वहाँ पे गैर कानूनी पंप्स और उन गाड़ियों को टारगेट किया जो ईरानी तेल को स्मगल करने में अपना काम अंजाम देती थी। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग कल्लात में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि होम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे ईरानी डीजल के हवाले से क्रैकडाउन हो रहा है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी है। हमारे साथ एसी साहब भी मौजूद हैं, तहसीलदार भी मौजूद हैं यहाँ के, और डीसी साहब की पूरी टीम है। सर, ईरानी तेल की एक तो स्मगलिंग गलत है, ऊपर से जिस तरह ये लोग रोड के ऊपर लेके बैठे हुए होते हैं या गाड़ियों में ला रहे होते हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही ख़तरनाक है। इसकी वजह से बहुत बड़े हादसे भी हो सकते हैं। माजी में ऐसे हादसा हो भी चुके हैं। हम अपनी बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसका रोकथाम हो। बिल्कुल जी, रोकथाम होगा और यहाँ पर आपके सामने ही पूरी टीम मौजूद है। अच्छा, ये इनको पहले भी पकड़ा जाता रहा है, माजी में आप लोग पकड़ते रहे हैं? जी, हमने इसके खिलाफ बहुत ही कार्रवाई की है। इन छोटे गाड़ी हो या बड़े गाड़ी हो, इनको हमने भगाया भी है, पकड़ा भी है, इनके केस भी किया है, अनलोड भी किए हैं, फिर ज़ाया किया है इनको। अच्छा, ये लोग रात के टाइम पे वैसे मैंने देखा है कि कच्चे का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी गाड़ियाँ
गाड़ियाँ लेके, वो कौन सी गाड़ी कहलाती है जो ब्लू कलर की होती है? जम्बात गाड़ी कहलाती है। जम्बात गाड़ी के अंदर स्मगल करवाते हैं यहाँ पे? जी हाँ, इस तरह होता है। हम फिर ये कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात हम कच्चे की तरफ भी अपनी टीम भेज देते हैं ताकि उनको वहाँ से भी रोका जा सके। तो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है। अब मज़ीद जो हमने एक क्रैकडाउन का आगाज़ किया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। बस जी, यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको आगे की सूरत हाल दिखाते हैं। हम कल्लात डिवीजन के करीब मौजूद थे, जहां से ईरानी डीजल से भरी गाड़ियां गुजरने की इत्तला थी। लेवीज फोर्स तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा था तो अचानक एक गाड़ी को रोका गया। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से ईरानी डीजल बरामद हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? नसीबुल्लाह सर। क्या है गाड़ी में? डीजल है सर। गाड़ी के अंदर? जी हाँ। ये एक तुम बात बताओ, ये स्मगलिंग नहीं है? ये बिल्कुल स्मगलिंग है। आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है? सर डीजल है। तो डीजल किस लिए कहाँ लेके जा रहे हो इतना? कोयटा सर। वहाँ क्या करोगे? हाँ, वहाँ क्या करोगे? इधर सर बेचेगा। बेचोगे? बिल्कुल। कहाँ से लिया तुमने? पंजगुर से सर। पंजगुर से लिया? बिल्कुल सर। तो ये गैर कानूनी है? बिल्कुल सर, आपका बात हमारा। ये तुम्हारी गाड़ी अगर अभी कहीं टकरा जाए, बिल्कुल हालत फिर खराब हो जाएगा। क्या होगा? इस गाड़ी को छोड़ दो, लोगों का क्या होगा? नहीं, दूसरा प्रोबोक्स से हमारे कमिश्नर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे ही प्रोबोक्स था, उनकी गाड़ी लगी थी, वो शहीद हो गए थे। हम इससे पूछ कुछ रहे थे और ये जवाब कुछ दे रहे थे। तकरीबन 1000 लीटर के करीब इस गाड़ी में ईरानी डीजल मौजूद था। तुम लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कोई बेचारा मर जाए, कोई रोड पर चलाता है सर, बिल्कुल तसल्ली से चलाता है। किसी का भी गैर कानूनी चीज है भाई, ये गैर कानूनी है। ये पूरी गाड़ी जो है ये चलता फिरता एक बम है, मैं आपको बता दूं। और इस वक्त में यहाँ पर इन लोगों ने इसको पकड़ा है। जो इंफॉर्मेशन भी थी, गाड़ी के नंबर भी इनके पास मौजूद थे। अभी हम पहली गाड़ी का मुआयना कर ही रहे थे कि एक और गाड़ी को लेवीज फोर्स की जानिब से रोका गया। जब इस गाड़ी को चेक किया तो इसमें भी ईरानी डीजल मौजूद था। ये लोग माजूर लोगों का सहारा लेके अपना काम सर अंजाम देते हैं ताकि दौरान सफर कोई इन्हें ना रोक सके। और दूसरी गाड़ी भी, इसको भी इसी रोका हुआ है? जी जी, ये सर, ये भी लोग, ये सर देखें, ये सिंपैथी गेन करने के लिए मजदूरों से, माजूरों से गाड़ी चलाते हैं। तुम चलाते हो गाड़ी? हाँ, गाड़ी में रही सर। है? हाँ सर। क्या लेके आया? इसमें डीजल है सर। शर्म नहीं आती? नहीं कि क्या करो सर यार, एमए किया हुआ है, तालीम किया हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है ना। जब इस गाड़ी के बारे में पूछा गया तो बड़ी रिटाई के साथ ये बताया कि ये गाड़ी काबली है। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ? गाड़ी कहाँ से? ये तो काबली है। अभी तुम्हारी गाड़ी जाके किसी मुसाफिर बस से टकरा जाए, क्या होगा? पालने के लिए भी, पेट पालने के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर दोगे। अगर तुम रिस्क के हलाल कमाना चाहो तो परचून की दुकान खोल सकते हो, लेकिन ये भी हराम नहीं है। किधर आराम है सर? जब इससे एक्सीडेंट के बारे में पूछा गया तो मौसूफ कहने लगे ये तो किस्मत की बात है। अभी तुम्हारी गाड़ी जाके किसी मुसाफिर बस से टकरा जाए, क्या होगा? वो तसल्ली से हम लोग चल रहे हैं भाई सर। नहीं, तुम्हारी तसल्ली छोड़ो, दूसरे की गलती हो, दूसरा आके मार दे, फिर क्या होगा? वो किस्मत की बात है सर। तुम किस्मत पे चल रहे हो, यानी किस्मत पर भरोसा करेंगे लेकिन गैर कानूनी काम बंद नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं इस वक्त में लेवीज ने और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने और ये इन्होंने यहाँ पर ये पकड़ी है। और ये आप ये देखें, अगर इसमें मैं कहता हूँ कि जरा सी आग लग जाए ना, ये भरा हुआ है ये पूरा, और अगर आप इसको जरा सा भी इसमें फाड़ेंगे तो ऐसे डीजल बहने लगेगा। और उसमें हज़ार लीटर जो है डीजल रखा हुआ है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई नुकसानदेह। और इस तरह की गाड़ियों को हम तो वो वाली गाड़ियाँ समझ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और गाड़ी भी ये काबिली है, इसकी गाड़ी के कागजात भी नहीं होंगे। और ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड है। जी, नॉन कस्टम पेड है। अक्सर इसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर नुकसान हो फिर इनको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर इसको कुछ अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए तो ये कहते हैं ज़्यादा तेरा हमारा नुकसान ना हो, मगर कागज़ वाली गाड़ी का नुकसान ज़्यादा होता है, कीमत ज़्यादा है। अपना नुकसान और अपना पैसा बचाने का तो इनको सारी अकल है। और बातें बड़ी बड़ी लोगों को आती हैं, जिसको पकड़ो हम गरीब है, हम गरीब हैं। बात गरीब की नहीं है, बात काम की है। और भी 10 किस्म के काम होते हैं जो इंसान इस दुनिया में कर सकता है। परचून की दुकान भी लगा सकता है, पीसीओ खोल सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, मोबाइल कार्ड बेच सकता है, जिसने काम करना हो। लेकिन क्योंकि इस काम में नोट बन रहे हैं तो भाई साहब जो है वो संपत्ति भी गेन करने के चक्करों में लगे हुए। इन दोनों गाड़ियों को लेवीज फोर्स ने अपनी तहवील में ले लिया। ये थी वो गाड़ियां जिनमें ईरानी तेल को लोड करके स्मगल किया जाता है। और जब इन लोगों को पकड़ो तो इनके पास एक ही राप होता है जो ये लापते हैं, और वो ये कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम गरीब है, इस वजह से ये काम करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक छोटी गाड़ी 25,000 और बड़ी गाड़ी 45,000 बचाया करती है। अब जाहिर है अगर कोई कानूनी काम करेंगे तो इतना पैसा तो बचेगा नहीं। इसके बाद हमने रुख किया उन गैर कानूनी पंप्स का जो यकीन माने चलती फिरती मौत की
फैक्ट्रियां हैं। जब हम एक ईरानी डीजल के पंप पे पहुंचे तो यहाँ वही गाड़ियां मौजूद थीं जिन गाड़ियों में ईरानी तेल की सप्लाई की जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? ईरसन। पूछने पर इसने बताया कि ये ईरानी तेल पंजगूर से लेकर आया है। क्या है गाड़ी में? डीजल है। कहाँ से लाए हो? तो पंजगूर से। 2 नंबर काम है, 1 नंबर काम है? ना 1 नंबर। 1 नंबर काम है ये देखें जी, ये फिलिंग हो रही है, खुला यहाँ पर ही काम हो रहा है। कौन है इधर मालिक, कौन है? क्या डाल लो ये? डीजल। कहाँ से लाए हो? ईरानी डीजल है। परमिशन होती है इस चीज़ की? सर यहाँ तो ऐसा है कि नहीं, ऐसा कैसा क्या है? कानूनन जुर्म है ना। इस पंप के मालिक ने वही घिसी पिटी कहानी सुनाई कि हम मजबूरन ये काम कर रहे हैं। कानूनन जुर्म है कि नहीं है? वो तो है, तो फिर लेकिन पेट पालने के लिए भी, पेट पालने के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर दोगे? जब इनसे ईरानी तेल की गाड़ियों के एक्सीडेंट के बारे में पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब मौजूद ना था। तो तुम्हें पता है डीजल में जो आग लगती है वो कितनी लंबी लगती है? वो है सर, लेकिन हम लोग आग नहीं लगेगा सर, हम लोग महफूज काम करते हैं। इसमें आग तुम कैसे महफूज कर रहे हो? इसमें आग लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तुम ये बोल रहे हो कि तुम मजबूरी में स्मगलिंग करते हो? जी हाँ। करते हो स्मगलिंग? जी हाँ। तो स्मगलिंग पर भी तुम्हें पकड़ के बंद करेंगे तो क्या सजा होगी? वो तो है। जब हम दूसरे पंप पहुंचे तो वहां भी यही ईरानी तेल से भरी गाड़ियां हमारा इस्तकबाल कर रही थी। सकते हैं जी, ये सारी वही गाड़ियां होती हैं जिसमें ईरानी तेल जो है वो स्मगल किया जाता है। हमें देखकर गाड़ी के मालिकान 9-11 हो गए, लेकिन पंप के मालिक ने बड़ी मासूमियत के साथ इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। किसकी गाड़ी है ये वाली? पता नहीं इसका। पता नहीं, ऐसी खड़ी हुई है जी। ऐसी कोई भी खड़ी करके चले जाता है? क्या है इस गाड़ियों के अंदर? इसकी इन गाड़ियों के अंदर क्या होता है? क्या है इन ड्रमों? डीजल आता है। डीजल है, स्मगलिंग का ना? जी। तुम्हारा टैंक किधर बना हुआ है? टैंकी अंदर। हाँ, किधर है दिखाओ। दुकान के अंदर खुले आम ईरानी तेल की टंकियां लातादाद हादसे को दावत दे रही थी। ये ऐसे टंकियां बनी हुई है, देखें ये मैं आपको बता दूं जी, ये चलते फिरते बम है कि अगर आग लग जाए तो ये कितना बड़ा धमाका करेगा ये अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। और अभी माजी में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे बेतहाशा धमाके हुए हैं और लोग मरे भी हैं इन चीज़ों की। तहसीलदार इधर आई गई है। ये लेकिन जी, ये अगर आप क्या कहते हैं, इस पर अगर आग लग जाए तो क्या होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान होगा, चलता फिरता बम है। ये आप देखिए, ये इन्होंने किस तरह आम, और ये प्लास्टिक है, बिल्कुल प्लास्टिक है। और इसमें अगर कोई भी दहशतगर्द आकर, जो बलूचिस्तान में वैसी इतनी दहशतगर्दी होती रहती है, कोई आकर अगर इधर इसमें आग लगा दे तो ये लोग तो बस कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये तो ये कहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो सकता है, इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। इसीलिए हमने वज़ीर दाखिला साहब के खुसूसी हिदायत पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन का। इसके बाद यहाँ पर मौजूद एक शख्स सीखपा होकर कहने लगा कि ईरान से पहले काम रोका जाए। अगर इसको बंद करना है तो ईरान से बंद हो जाए ना, इधर से। भाई बात सुनो, स्मगलिंग कर रहे हो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो सर ये स्मगलिंग है कि नहीं है? तो ये तो ईरान से बंद हो जाए तो हमको इधर किस? अच्छा, ईरान से बंद हो जाए तो हम बंद कर देंगे। तो अफगानिस्तान से बम भी बिक रहा होता है, वो भी लाके बेचने लगो, असला भी बेचने लगो। हम तो इधर अपना रोजगार करते हैं। अच्छा, रोजगार 2 नंबर काम कर रहे हो, उसके बाद बोलो रोजगार कर रहे हो। ये तो सही है, 2 नंबर काम है। यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि आग लग जाए। अभी यहाँ रोड पे गाड़ियां गुजर रही हैं, इन गाड़ियों में धमाके होते हैं, लोग नहीं मरते। ये तो गाड़ी हम इधर रोजगार की गाड़ी से, इस गाड़ी में धमाके नहीं हुए। ये गाड़ी जब टकराती है तो क्या होता है? नहीं मुझे बताओ। और क्या काम करे आप? अच्छा, कोई बात नहीं, लोग मरने लो। इस पंप को डिप्टी कमिश्नर कल्लात की टीम की जानिब से सील कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं जी, गलत काम भी करेंगे, ऊपर से बहस भी करेंगे। और आपके सामने ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है इन्होंने एक अपना बनाया हुआ है यहाँ पर, और इस पर होम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत भी जारी हुई है। लेवीज फोर्स इस पर यहाँ पर कार्रवाई भी कर रही है। और ये तमाम मैं आपको बता दूं चलते फिरते बम है। इन लोगों के पास ये बड़ा अच्छा बहाना है कि जी हमारे पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, रोज़गार के लिए करना चाहिए, लेकिन ये जो गाड़ियाँ होती हैं, आपने इसके माजी में एक्सीडेंट सुने होंगे, तो क्या होता है इसके बाद? जी बिल्कुल, इसके ऐसे एक्सीडेंट हुए। हमारे कमिश्नर साहब तारिक ज़ेरी साहब इसी के एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे। इसके अलावा बहुत से नुकसान हुए हैं। इधर सर कोई नहीं मरेगा। मैं इसके ऊपर छोड़ दें, इस बंदे पे पूरा मुल्क छोड़ देते हैं, हम सब घर चले आते हैं। एक चिंगारी उठ जाए, आग लग जाए, ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। इसके बाद जिस पंप पर हम पहुंचे तो वहां के मालिक की तो बात ही निराली थी। पूछने पर कहने लगा कि ये काम हमारे लिहाज से ठीक है।
ये सही है जो तुम काम कर रहे हो? जी बिल्कुल सही सर। लीगल है जी। कैसे? ऐसे कि हम लोग चोरी मोरी नहीं करते ना। नहीं तो फिर ये काम जब लीगल है तो कैसे तुम बोल लो लीगल है? ये हमारे लिहाज से जो लीगल है वो लीगल है। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पर पूरा तबाही का प्रोग्राम रखा हुआ है। ये आपके सामने, ये कौन सा कोई कामी नाजायज़ है? दूसरा कि अगर इधर किसी किस्म का भी कोई मिसहैप हो जाए तो उस मिसहैप का जिम्मेदार कौन होगा फिर? सर हम होंगे, क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारी को और लोगों को छोड़ दें हम। यहाँ के तहसीलदार ने बताया कि इससे पहले भी कई दफा वार्निंग दी जा चुकी है। क्या कहेंगे इधर सर 400 क्या कहेंगे आप? सर इनको मैंने बार बार बतावे किया है, तनबिया किया कि इस तरह ना करें, ना लें ना ये, लेकिन रात के अंधेरे में तारीकी में अनलोड करते हैं, फिर इस तरह पर्दा लगा के इसको छुपा देते हैं। हम इनसे बात ईरानी डीजल की कर रहे थे और ये मौसूफ नौकरी और तासुब पर मबनी बातें करने लगे। इसमें मसला ये है सर, अभी 441 पोस्ट आई हुई है इस्लामाबाद की, उधर रखी हुई है, हम लोग क्या करें? इधर सर कोई नहीं मरेगा, मैं इसके ऊपर छोड़ दें, इस बंदे पे पूरा मुल्क छोड़ देते हैं, हम सब घर चले आते हैं। फिर हमने इन्हें हलाल काम और कानूनी काम की एक फहरिस्त गिनवाई, लेकिन इनमें से कोई काम ऐसा नहीं था जिस पर ये रजामंद हुए, क्योंकि इन कामों में ईरानी तेल की तरह पैसा नहीं बचता। मोबाइल कार्ड नहीं बेच सकते, उसमें प्रॉफिट होता है सर। उतना हम सब्जी बेचो नहीं कर सकते उसमें। अभी आप बात सुनो, अब मेरी बात नहीं, अब तुमने पूछा मैं क्या करूं? पूरा सुनो सर। मैं तुम्हें वजीर आजम तो लगवाने से ये शख्स जिसका नाम सद्दाम है कहने लगा नौकरी करूंगा तो सिर्फ सरकारी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। 50 नौकरियां बताऊंगा तुम्हें ईमानदारी वाली, लेकिन तुम एक बताए नहीं मुझे। तुम एक नहीं करो, मैं क्यों करवाऊं? डीसी साहब आया हुआ है, मुझे रखवा दे, आपकी बहुत मेहरबानी। तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए है? सरकारी? अच्छा सरकारी नौकरी सबको चाहिए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मुझे नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए? मीडिया सब पूरे पाकिस्तान को नहीं चाहिए तुम्हें प्राइवेट? मैं पाकिस्तानी हूँ। तो भाई हम भी पाकिस्तानी, हमारी कौन सी सरकारी है? यानी सरकारी नौकरी के पीछे इरादा कुछ और ही है। तो आप ना करें, आपकी मर्जी है। मुझे ये रिश्वत पैसा देखे, अब ये खुल के आ गया बंदा, ये बंदा खुल के आ गया आपके सामने, कितना बड़ा चीटर है। इस पंप को सील कर दिया गया, मगर इस शख्स ने अपने दिल की बात सोशल मीडिया पे हमारी पर्सनल तस्वीरों पे उल्टे सीधे कमेंट करके निकाली, लेकिन इसे शायद इस बात का अंदाजा ना था कि ये सब कुछ हम पिछले 10-12 साल से भुगतते आ रहे हैं। ऐसी चीजों से हमारे हौसले पस्त ना हुए थे ना होंगे। इसके बाद एक और पंप पे खुली ईरानी तेल की टंकियां हमें मिली। ये क्या काम कर रहे हो तुम? क्या बेच रहे हो? डीजल पेट्रोल अलाउ है? अलाउ है? अलाउ नहीं। फिर क्यों बेच रहे हो? इसमें कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है? इसमें 2000 लीटर भी डालोगे। खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर आग लग जाए तो पूरा इलाका आग की जद में आ सकता है। 2000 लीटर का मतलब क्या है कि अगर इधर धमाका होगा तो कितना बड़ा होगा? एक दुकान जल जाएगा। ये दुकान, ये सारी दुकानें वहां तक जल जाएगी। कितना पड़ेगा? बीए की है, इसने एमए की है, मैंने बीए की है। बीए की है जी। प्राइवेट स्कूल में आके बच्चों को नहीं पढ़ाते, उसमें 6000 रुपये सैलरी है। महंगाई आपने देखा कितनी। इस पंप के मालिक ने इस बात का एतराफ किया कि ईरानी तेल की वजह से अब तक हजारों लोग मर चुके हैं। वो जो जुम्बा गाड़ियां उसमें आता है पेट्रोल यहाँ पे? जी सर। अब वो गाड़ी अगर रोड पे किसी से टकरा जाती है, पहले भी टकराई है, कितने लोग मर गए, कितने लोग जल गए? हजारों की तादाद ना, हजारों की तादाद। तो ये खतरनाक काम है ना? जी सर। पेट्रोल की टंकियों के साथ जनरेटर खुलेआम किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे थे। ये देखिए इन्होंने ये जनरेटर रखे हुए हैं, जनरेटर से अनलोड करते हैं, फिर इसने स्पार्क किया। अब बताओ क्या इनके लिए क्या होगा जी? अब इनको तो हम सील कर लेंगे, लेकिन ये मसला ये है कि ये समझते नहीं। हम इनको बार बार सील करते हैं, दुकानें बंद करते हैं, चीज़ें जब्त करते हैं, ये फिर से शुरू करते हैं, तारीकी में सामान ले आते हैं, फिर से शुरू करते हैं धंधा। ये वज़ीर दाखिला साहब की हिदायत पे ये एक्शन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कितना ख़तरनाक है ये चीज़। अल्लाह ही इनको समझाए और बहरहाल जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी वो तो करेंगे, लेकिन ये चीज़ में बार बार दिखाने का मकसद ये है कि वो जो गाड़ियाँ जुम्बा घूम रही होती हैं और प्रो बॉक्स घूम रही होती हैं वो चलते फिरते बम है। और ये जो पेट्रोल पंप है, अगर अल्लाह न करे इधर किसी किस्म का मिसहैप हो गया तो ये आप समझ लें ये पूरी चीज़ें जो है जल जाएंगी, पता नहीं कितनी अमवात होंगी। तो खुदारा थोड़ा सोचें। इस पंप को भी सील कर दिया गया। इस पंप पे तो एक बड़ी कंपनी के नाम से आवाम को ईरानी तेल फरोख्त किया जा रहा था। पंप है? नहीं सर। फिर क्यों लगाया हुआ है ये पंप? वैसे शोशा में ये है सर। कौन सा पेट्रोल इसमें? ईरानी है सर। जी देखिए जी, ये इन्होंने बड़े मजे से बनाए हुए हैं। इधर ही जनरेटर है, ये पूरे पेट्रोल के ड्रम है,
ईमानदारी से फैसला करें कि यार अगर इधर किसी किस्म की मिसहैप हो जाए, और उसको आग को बुझाने के लिए देख रहे हैं कितना बड़ा आला रखा हुआ है। ये एक 10 लीटर के पेट्रोल को नहीं बुझा पाए, ये इसको बुझाएगा। इसके नजदीक ये काम बिल्कुल ठीक था। पूरा पाकिस्तान में नहीं, पूरा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, तुम चला रहे हो अकेले। ये आप देख सकते हैं वो लगाया हुआ है, और एक तो 2 नंबर काम, और ऊपर कोई लगाता है, कोई PSO लगाता है, और ये इस तरह यहाँ दुकानों के अंदर खुलेआम पेट्रोल रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दुकानें, अगर अल्लाह ना करे यहाँ पर ये बड़े बच्चे गुजर रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे यहाँ पर दहशतगर्दी हो जाए तो ये पूरा एरिया जलाने के लिए ये इतना पेट्रोल, ये डीजल काफ़ी है। इस पंप को सील कर दिया गया। इस पंप पे तो हद ही हो गई, टैंकियों के साथ साथ जनरेटर को भी रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इन मौसूफ को मौत का बिल्कुल डर नहीं। ये इनकी अकल को सलाम है, ये अंदर जनरेटर भी चल रहा है और सामान भी है, पूरा एक गोदाम है। ये बम ऐसा फटेगा ना तो भाई जनरेटर बंद करो पहले। अभी यहाँ पे अगर एक चिंगारी उठे, इसमें पेट्रोल किस किस में? पेट्रोल नहीं है इसमें। क्या डीजल है? डीजल है। आग लग गया तो कौन जिम्मेदार है? ये पेट्रोल भी है तुम्हारे पास उधर। और एक बात मुझे बताओ, तुम्हें किसने कहा ये काम करने को? एक इलीगल काम है। कहाँ से लाते हो पेट्रोल? कहाँ से लाते हो? सब तुम कहाँ से लाते हो? सबका छोड़ो, अपना बताओ यार। ईरान से ला रहे हैं। तुमने इधर ही पेट्रोल रखा है, इधर ही डीजल रखा है, इधर ही जनरेटर चला रहे हो। एक चिंगारी उठ जाए, आग लग जाए, ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। इन मौसूफ का ये कहना था कि डीजल में आग जल्दी नहीं लगती। डीजल है ना, इसी वजह। तो भाई डीजल है तो क्या डीजल में आग नहीं लगती? डीजल में इतना नहीं लगती। हम यानी कि इंतजार करें कि जब जल्दी नहीं लगता तो कोई बात नहीं, देर से लग जाए आग, कोई मरता है तो मर जाए। 1000 लीटर पेट्रोल या डीजल में अगर आग लग जाए, मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर सिर्फ एक इसमें लगा दूं ना तो बुझाना मुश्किल हो जाएगा। एक में यहाँ कितनी बड़ी तादाद में पड़ा है, और वजीर दाखिला साहब के भी यही अहकाम आते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से गुजरने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में, और इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लगी बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं भाई, अपना अपना जवाब देना होता है अगर बात आप इस्लाम की करें। और ये स्मगलिंग का काम है, इसमें पैसे बचते हैं। इस पंप को सील कर दिया गया। यहाँ ऐसी फैसिलिटीज लोगों को दें कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अपने ज़ाती मसले को की बजाय अपने मुल्क के मसले को प्रायोरिटी देना है। हम कल्लात में मौजूद थे और वहाँ हमारी मुलाकात साबिक वजीर खजाना बलूचिस्तान मीर खालिद लांगू से हुई। इन्होंने बताया कि वो कल्लात की आवाम के लिए एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मीर खालिद खान लांगो साहब मौजूद हैं, और अगर हम बात करें कल्लात की या खबात की तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। अभी एक हम कॉम्प्लेक्स भी विजिट करने जा रहे हैं यहाँ पर, और ये हमें रास्ते मिल गए तो हमने कहा इनसे ही पूछ लें कि कॉम्प्लेक्स कब तक कम्प्लीट हो जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आज TV का शुक्रिया कि आप बलूचिस्तान आए और ऐसे पसमानदा इलाके में आए और यहाँ कवरेज कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। ये जो कम्प्लेक्स है खालिकाबाद का, मैं आपको बताता चलूँ कि 2013 के इलेक्शन में जब मैं यहाँ से मुंतखब हुआ तो ये सब तहसील थी, यहाँ पे हमारे कलात का सब तहसील था। तो हमने सबसे पहले तो डॉक्टर मालिक साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मेहरबानी से, उनके ताउन से हमने इसे सब डिवीज़न डिक्लेयर किया। सब डिवीज़न डिक्लेयर करने के बाद हमने कहा कि यहाँ ज़ाहिर दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पे अभी हर बंदे को हर काम के लिए कलात जाना पड़ता है, जो कई ऐसे ऐसे इलाके हैं जो 100-100, 80-80 मील के फासले पर हैं। ताकि हमने कहा यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को दें कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो यहाँ हमने सब डिवीज़न डिक्लेयर करने के बाद इसको म्यूनसिपल कमेटी डिक्लेयर किया खालिकाबाद को। फिर यहाँ हम 50 बेडेड हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं, सब डिवीज़न कम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ पॉलीटेक्निक कॉलेज यहाँ बन रहा है, गर्ल्स इंटर कॉलेज जो पूरे सब डिवीज़न में नहीं था, गर्ल्स इंटर कॉलेज बन रहा है। यहाँ पोल्ट्री फार्म बन रहा है, यहाँ डेयरी फार्म बन रहा है, यहाँ फॉरेस्ट पार्क बन रहा है, यहाँ पे बस टर्मिनल बन रहा है। ज़मींदारों के लिए ज़मींदार के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, प्रेस क्लब बन रहा है, लाइब्रेरी बन रहा है यहाँ पे,
फुटसाल स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पे कल्चर सेंटर बन रहा है। तो ये तमाम हमने अब यहाँ पे लोगों के शनाख्ती कार्ड, नादरा का ऑफिस यहाँ खोला है कि नादरा लोग यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बना सकें। लोकल सर्टिफिकेट यहाँ बन रहे हैं खालिकाबाद में कि लोगों को कलाद ना जाना पड़े। है ये कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा? और मैंने सुना है कॉम्प्लेक्स आपके वालिद साहब के नाम पर है। जी, शहीद मीर अब्दुल खालिक लांगो के नाम पर है। तो ये अब इस पे काम पिछले अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से यहाँ काम रुका हुआ था। अगर 2-3 साल यह काम ना रुकता तो ये कॉम्प्लेक्स इस टाइम कंप्लीट था। तो अब इंशाल्लाह अब इस पे काम शुरू हुआ है इस गवर्नमेंट की तवज्जो की वजह से। तो होपफुली 2-3 साल में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। सर को पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो मैसेज मेरा ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैसेज मेरा ये है कि आप लोग आएँ, जो हमारा मुल्की मीडिया है वो आए, बलूचिस्तान लोगों को दिखाए, बलूचिस्तान का जो पॉजिटिव फेस है वो लोगों को दिखाएं, और जो बलूचिस्तान की पसमानदगी है वो भी लोगों को दिखाए, ताकि इस्लामाबाद में लोगों को एहसास हो कि बलूचिस्तान की पसमानदगी ये है, और ताकि वो ज़्यादा शेयर दें, ज़्यादा डेवलपमेंट कराएं यहाँ की पसमानदगी दूर कराने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल लांगो साहब मौजूद हैं, चूँकि आपने ऑपरेशन भी देखा। सर, क्या वजह है कि यहाँ पर ईरानी तेल, डीजल, पेट्रोल की स्मगलिंग ज़्यादा होती है और हमें जगह जगह पंप्स भी नज़र आते हैं, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेरी भाई, ये बलूचिस्तान के बॉर्डर, एक तो आपको पता है फेंसिंग हम इसी मजबूरी से कर रहे हैं। फेंसिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें एक खातिर ख्वाह कमी खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरा मसला ये है कि आपको पता है इधर जो लोगों के पास उसका जो वो देते हैं दलील कि हमारे पास जी नौजवान है कि हमारे पास रोज़गार के ज़राए नहीं है, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम इनको इंशाअल्लाह इनके लिए मुतबादिल रास्ता, इसको रोजगार इनको देंगे। अच्छा सर, जॉब्स के हवाले से हम बात करें तो क्या आपने अभी जो बलूचिस्तान के लड़के हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए कोई नौकरियों के मौके आप लोगों ने दिए हैं? कुछ उनकी जॉब्स लग रही हैं? देखिए अभी हमने जब से मैं होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला बना हूँ, हमने कोई 4000 लोग लेवीज में भर्ती किए। तो इनको भी जिस तरह ये हमारे नौजवान हैं, इनको भी बेरोजगार करने से पहले जरूर हम सेकंड ऑप्शन देंगे। और वही वाली बात है कि देखिए सर, हर किसी की गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं लग सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपने तौर पे कर रही है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो कमिश्नर थे एक, वो भी इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे, और एक बड़ा खतरनाक तरीकाकार होता है जो हमने देखा, आपने जो क्रैकडाउन कराया कि वो खुलेआम उन्होंने अपनी टंकियां बनाई हुई, अगर कोई दहशतगर्द उस पर अटैक करेगा तो 2-4 हज़ार लीटर डीजल या पेट्रोल एक बड़ी तबाही भी करेगा। तो सर अवेयरनेस कैसे दें, क्योंकि ये लोग तो इस चीज को गलत ही नहीं समझते, तो कहते हैं कोई बात नहीं है। देखिए उसमें हम सबका रोल बनता है, आपके मीडिया का, हमारा रोल बनता है, अवामी नुमाइंदों का, सिविल सोसाइटी का, कि हम अपने लोगों को अवेयर करें कि हमने अपने मुल्क में हमारे अभी क्वादर माशाल्लाह आपको पता है कितना आगे जा रहा है। सीपेक की सूरत में एक जो है मुस्तकबिल रोशन हमारे इंतज़ार में है। हमने अपने मुल्क में वो काम करने जिसका फ़ायदा हमारे मुल्क को भी हो और हम भी उससे अपना रोज़गार ले सके। अभी जिस तरह बॉर्डर के रोज़गार से मुंसलिक रोज़गार से लोग हैं, उनका रोज़गार अपनी जगह, लेकिन एज ए रियासत मुल्क को बड़ी मसाइल है इनसे। तो हमने जो है अपने मुल्क का भी सोचना है और अपने रोज़गार का भी सोचना है। मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे सब्जी बेच लो या गोश्त बेच लो, वो हलाल काम है, लेकिन ये जो एक काम है ये खतरनाक भी है और हराम काम भी है। लोगों के साथ जो है जिंदगी के साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ा खेल है। तो सर अभी आगे क्या हिदायत है आपकी लेवीज और पुलिस को इस हवाले से? ये क्रैकडाउन तो हमने कवर भी किया और देखा भी, अब आगे क्या इस हवाले से आपकी? देखिए उसके लिए पहले आपको पता ही बिल्कुल इनकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं। ये किसी भी वक्त किसी भी रोड से हर वक्त ये आते जाते थे। जब से हम आए हैं कुछ हादसा हुए तो इसमें काफ़ी कमी आई है। तो लेवीज और पुलिस अपने काम में लगे हैं कि वो चीज़ें जो हमारे मुल्क के शहरियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है उनमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जिस तरह वो लगे हुए हैं, इसमें जिस तरह कमी आई है, इसको एक दिन इंशाल्लाह हम एक मुतबादिल जब रोज़गार भी दे देंगे तो ये चीज़ हम ख़त्म भी कर लेंगे। लोग भी इससे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं सर आप देखने वालों को? मैं नौजवानों को ये मैसेज दूंगा, अपने देखने वालों को ये मैसेज दूंगा कि मुल्क आपका है, या आपके जो रोज़गार का मसला है वो आपका
वो भी लाजमी है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने मुल्क का सोचना होगा कि अगर हमारे मुल्क में हमारे बॉर्डर्स की वजह से किसी भी वजह से कोई मसला है तो हमने अपने ज़ाती मसले को की बजाय अपने मुल्क के मसले को प्रायोरिटी देना है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अफसोस इस बात का होता है कि इतने लोगों के मरने के बाद भी ऐसे बेज़मीर लोगों के चेहरों पे ज़रा दुख नहीं था। अगर ये हलाल से कमाना चाहें तो बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इन्हें शॉर्टकट से ही पैसा कमाना है। ईरानी तेल की स्मगलिंग बलूचिस्तान में अरसे से चलती चली आ रही है, लेकिन बस अब इस चीज को रोकना होगा। ये एक सफर का आगाज था जो हमने किया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह ये चीज जारी रहेगी और बलूचिस्तान के शहरों से ईरानी तेल की स्मगलिंग को रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल है बहुत सी इंसानी जानों का। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।